हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इतिहास का घटना चक्र सॉल्व करेंगे और जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत से। हमारा टारगेट होगा कि हम 30 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें। इसमें मैं आपके साथ चीज़ों को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा। मैं पहले से ही चीज़ों को हाईलाइट करके लाया हूँ, आपको दिखाते चलूँगा। अगर आपके पास घटना चक्र है तो उसको लेके बैठ सकते हैं और जहाँ मैं हाईलाइट कराऊँगा आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ऑप्शंस क्या हैं? 1350 एडी, 1530 एडी, 1498 एडी, 1612। तो कब आया था वास्को डिगामा भारत? 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। और आपको ध्यान रखना है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में आया था। और इसने क्या किया था? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन कौन है? डी अल्मीडा, डुप्ले, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन संबंधित है? मैं अभी बताया, डी अल्मीडा संबंधित है। ये कब पुर्तगाली गवर्नर बना था? 1505 में बना था। तीसरा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शंस क्या दिया है? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापार संबंध कौन स्थापित किए थे? ये किए थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शंस क्या हैं? 1496 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1497 ईस्वी, 1600 ईस्वी। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? वो आया था 1498 ईस्वी। किसकी सहायता से आया था? तो एक पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। पांचवा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शंस क्या हैं? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो मैं पहले भी बता चुका, फिर बता रहा हूँ कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ था अल्मीडा। कब हुआ था? 1505 में हुआ था। इसने क्या काम किया था? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शंस क्या है? गेस्पर कोरिया, जमोरिन, अल्बुकर्क, डॉन अल्मेडा। तो वास्को डिगामा जब 1498 में भारत आया, कब आया? 1498 में भारत आया, तो कहाँ आया था? ये आया था कालीकट पे। इसका स्वागत कौन किया है? इसका स्वागत किए हैं जमोरिन। जमोरिन कौन था? तत्कालीन कालीकट का ये शासक था। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन या सामूथिरी था। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। ये गलत है। कितने दिन रहा ये? 1 साल नहीं रहा, ये 3 महीना रहा है। तीसरा है, वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो 1501 में ये नहीं आया है। ये कब आया? ये आया 1502 में। उसके बाद फिर कब आया? ये आया 1524 में। ठीक। तो इसका हमसे पूछा है सही स्टेटमेंट, तो केवल पहला सही है, दूसरा भी गलत है, इसका तीसरा भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल एक। आठवां है, एक तरफ समुद्री यात्री दिया, दूसरी तरफ देश दिया। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी। नौवां है, सही मिलान करें। एक साइड दिया है पुर्तगाली गवर्नर, दूसरे साइड दिया उनके द्वारा किए गए कार्य, तो हमको मिलाना है इसमें। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्या करता है? ये आता है 1510, इस 1509 में गवर्नर बनता है और 1510 में गोवा पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। नीनू डी कुन्हा क्या करता है? पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल देता है। कब बदलता है? 1530 में बदलता है। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल ये 1500 ईस्वी में भारत आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले ही बताया कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4, 1, 2, 3। 10वां प्रश्न है, खोजकर्ता और जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये था इटली का। जैक्स कार्टियर कहाँ का था? ये था फ्रांस का। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे? ये थे यूनाइटेड किंगडम के। फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का था? ये था पुर्तगाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था?
मतलब 4 नाम दिया गया है, उसमें से हमसे पूछ रहा कि कौन सा पुर्तगाल का नहीं था। ऑप्शंस क्या हैं? डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। तो कौन सा पुर्तगाल से संबंधित नहीं था? वो पीटर मुंडी संबंधित नहीं था। पीटर मुंडी था कहाँ का? ये ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक था और यात्री था। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस क्या दिया है आपको? वास्को डिगामा, बार्थोलोमियो डायस, अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सडन। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। 13वां प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या पूछा है हमसे? सही नहीं है। पहला है स्टेटमेंट, इसमें पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया है, जो कि गलत है। अभी ऊपर हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, कब कब्जा किया? 1510 में कब्जा किए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है। चौथा है, डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, तो ये भी सही है। तो इसमें हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पहला सही नहीं है। 14वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शंस क्या है? अंजी द्वीप में, कोचीन में, कन्नानौर में, गोवा में। तो कहाँ किया है? कोचीन में किया। यहाँ ध्यान रखना है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? अल्बुकर्क की। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ये दुर्ग बना है तो अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। 15वां प्रश्न है, निम्न यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शंस क्या हैं? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो कौन स्थापित किए हैं? पुर्तगाली स्थापित किए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में मिस्र के मामलुक सल्तनत, शक्तिशाली गुजरात सल्तनत और कालीकट के जमोरिन की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और हिंद महासागर के व्यापार पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की। तो कौन स्थापना करता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा स्थापना करता है। अगला है 16वां प्रश्न, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें ऑप्शंस क्या हैं? बांदेल, चिनसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांदेल और हुगली, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 1579 में मुगल सम्राट अकबर से अनुमति मिलने के उपरांत पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली में अपने कस्बे की नींव रखी तथा उन्होंने हुगली नदी के किनारे अपने किले और गोदाम स्थापित किए। लेकिन इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो 1599 में हुगली में पुर्तगाली बसावट अधिक होने पर पुर्तगालियों का बांदेल, वर्तमान पश्चिमी बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित क्षेत्र में आगमन हुआ, जहां उन्होंने एक चर्च भी स्थापित किया जिसे बांदेल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब पहले कहाँ ये लोग बनाए हैं? हुगली में बनाए हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या बढ़ गई तो ये लोग फिर कहाँ बना लिए? बांदेल में बना लिए। आगे 17वां प्रश्न है, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी यूरोपीय शक्ति डेन्स थे। कौन थे? डेन्स। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कब किया? 1793 में किया है, लेकिन 1814 में एक संधि होती है जिस संधि का नाम है पेरिस संधि। पेरिस संधि के तहत अंग्रेजों ने फिर पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शंस क्या हैं? पुर्तगालियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? बनाए थे पुर्तगाली। 19वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? कौन करते थे? ऑप्शंस क्या हैं? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। अभी ऊपर जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता, ऑप्शंस क्या है? चार्ल्स आयर, गेराल्ड आंगियार, जॉब चार्नॉक, विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता का संस्थापक था कौन? जॉब चार्नॉक थे। आपको ध्यान रखना है कि जॉब चार्नॉक ने 3 गांव सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता किसने बसाया? अभी थोड़ी देर पढ़ के आ रहे हैं, सही ऑप्शन क्या होगा? जॉब चार्नॉक। आगे एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा,
जब गेराल्ड एंगियार आए ना, तो गेराल्ड एंगियार जो था वो बंबई का संस्थापक था। कहाँ का था? बंबई का। 22वां प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? ऑप्शंस क्या है? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तो कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 19 सितंबर 1688 को। कब? 19 सितंबर 1688। और मद्रास नगर निगम को आज क्या बोला जाता है? ग्रेटर चेन्नई नगर निगम बोला जाता है। अगला है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, डेनिश। तो सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम तो अस्थाव ये शुरू किए हैं इंग्लिश लोग ना, अंग्रेज शुरू किए सबसे पहले, लेकिन ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, तो इसलिए उसके बाद कौन शुरू किया? तो उनका सही उत्तर हो जाएगा डच। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। ठीक, तो लेकिन इसका ऑप्शन में दिया नहीं है अंग्रेज। दूसरा है, इसके बाद 1602 में डचों ने स्थापित की, तो ये सही उत्तर इसका डच हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है। दूसरा है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये भी गलत है। ये कोच्चि में नहीं किए, ये किए कहाँ है? ये किए हैं चेटुआ में। तीसरा है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ये भी गलत है। चौथा है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये भी गलत है। तो इसके सारे स्टेटमेंट गलत हैं। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट क्या है? डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई है 1605 में, मतलब 17वीं सदी में। ठीक, और गजपति लोग शासन कब करते थे? ये करते थे 16वीं सदी में। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट इनका गलत है। दूसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ये सही बात है। ये छीने कब थे? 1510 में। किससे छीने थे? यूसुफ आदिल शाह से छीने थे। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3। तीसरा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? पहला ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ये सही बात है। दूसरा है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या पूछा है? इसमें सभी है, उपर्युक्त तो तीनों। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस क्या है? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ओस्टेड कंपनी। तो सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था? ये लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1592 में प्राप्त हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनको स्थल मार्ग से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसका एक बार हम डिटेल पढ़ लेते हैं। लीवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो 1599 में लीवेंट कंपनी को मिलता है और 1600 ईस्वी में इसको मिलता है। अब देखिए, दोनों के मिलाने की बात हो रही। तो 1698 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन तथा संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यही आपकी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल नेम क्या था, तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। ठीक है, और सबसे पहले ये लोग अधिकार दिए किसको थे? लीवेंट कंपनी को दिए थे। कब दिए थे? 1592 में दिए थे। 28वां प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था?
ऑप्शंस क्या है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आपको ध्यान देना है कि जब ये 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो भारत में बादशाह था अकबर, लेकिन जब ये भारत आई है तो यहाँ बादशाह हो गए थे जहांगीर। 29वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शंस क्या है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में स्थापित किए हैं? जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किए हैं। अब देखिएगा, इसको एडिशनल पढ़ लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो सर्वप्रथम कहाँ स्थापित करते हैं? 1611 मसूलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी था। अस्थायी इनका पहला कहाँ था? सूरत में था। ठीक। अब 30वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शंस क्या है? पुणे में, पांडिचेरी में, गोवा में, सूरत में। अभी इसका एक्सप्लेन ऊपर हम पढ़े हैं। तो अगर अस्थाई पूछेगा तो सूरत है, अगर अस्थाई पूछेगा तो मसूलीपट्टनम है। 31वां है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शंस क्या दिया? गोवा, आरकोट, बंगाल में हुगली, सूरत। तो कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में स्थापित किए थे। इसमें एडिशनल जानकारी क्या है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया। कब आए हैं भारत विलियम हॉकिंस? 1608 में। तथा सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। मतलब ये 1608 में आए हैं भारत, 1609 में मुगल दरबार में गए हैं, लेकिन इनको कंपनी स्थापित करने की सुविधा नहीं मिली है। अगला है कि 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहा। तो व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल कौन हुआ है? उसका नाम है कैप्टन मिडल्टन। किस स्थान पर व्यापार की अनुमति मिली? स्वाली। अगला है, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को 1612 में स्वावल्ली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। 1608 में आते हैं हॉकिंस, 1611 में कैप्टन मिडिल्टन और फिर 1612 में थॉमस बेस्ट इनको पराजित करता है पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर। आगे है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शंस क्या दिया है? विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, थॉमस बेस्ट, जोसिया चाइल्ड। तो कौन हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। 33वां प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सही कथन हमसे पूछ रहा है। पहला है, वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था। तो अभी हम पढ़ें कि ये 1611 में नहीं आया था, ये आया कब है? 1608 में आया है। दूसरा है, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पढ़ भी लेते हैं इसको थोड़ा। ये देख रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं थोड़ा इसको। तो विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर से अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा था। जहांगीर उसकी तुर्की भाषा के ज्ञान से प्रभावित हुआ तथा उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान, कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि दी, और साथ ही जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान किया। ठीक है। तो जो विलियम हॉकिंस है वो तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। इससे जहांगीर प्रभावित हुआ और इसको उपाधि देता है इंग्लिश खान की, और 400 का मनसब भी प्रदान करता है। 34वां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांत में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? ऑप्शंस क्या हैं? भरूच, त्रिचुनोपोली, चिकाकोल। तो कहाँ थे? ये थे भरूच में। इनके अन्य कारखाने कहाँ थे उस टाइम पे? सूरत में थे, भरूच में थे, बुरहानपुर में थे, अहमदाबाद में थे, आगरा में थे। कहाँ कहाँ? सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा। ठीक है। 35वां, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शंस क्या हैं? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने। तो सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना कौन स्थापित किया है? अंग्रेजों ने। कब किया है? 1613 में किए हैं। ठीक है। और डचों द्वारा कब किया गया सूरत में? 1616 में। फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि केवल यूरोपीय
उपस्थिति को आधार बनाया जाए तो सूरत में पहली फैक्ट्री 1611 में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन ये इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी। अस्थायी अंग्रेज ही स्थापित किया 1613 में। 36वां प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ मिली थी 1613 में? सूरत में मिली थी। कैप्टन मिडल्टन का नाम याद रखिएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शंस क्या हैं? सूरत, बॉम्बे, सतारा, पणजी। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ये थी सूरत में। ठीक, सूरत। आरंभ में सूरत को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बना था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। तो सूरत से कहाँ लाए ये लोग? बॉम्बे लाए। 38वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये लिए थे पुर्तगालियों से। पूरी घटना ये है कि 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो गया। ठीक है, और बम्बई पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया, जिससे 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अंग्रेजों ने ले लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? 1790, 1796, 1792, 1797। तो ये हुआ कब है? ये हुआ है 1798 में। उस टाइम अवध का शासक कौन था? अवध के शासक थे सादत अली खान सेकंड। 40वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको निष्कासित किया गया था? ऑप्शंस क्या हैं? अंगियार, सर जॉन गेयर, सर जॉन चाइल्ड, सर निकोलस बेट को। तो किसको निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। हालांकि ये अलग बात है कि ये मर गया था उसके पहले, तो निकालने की जरूरत पड़ी नहीं थी। पूरी घटना क्या है कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों की नाकाबंदी करने और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बादशाह औरंगजेब ने सिदी याकूब को बम्बई की घेराबंदी करने का आदेश दिया था, और इसमें ये पराजित होता है जॉन चाइल्ड, तो इसको भारत छोड़ने की बात की जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ठीक, ऑप्शंस क्या हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ये दूसरा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो हमसे पूछा तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, लेकिन इसका मूल कारण क्या था? वो था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, और तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसमें अधिग्रहण कौन किया है? तो अंग्रेज कमोडोर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, जो कब शुरू हुआ? 1740 में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अभी हम देख रहे हैं कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं? 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। 43वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपल संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4-1-3-2। देखिएगा फिर से एक बार, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपल संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा है, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हुई है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस क्या है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ये सही है। दूसरा क्या है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये गलत है क्योंकि इसकी डेट क्या है? 1749 से 54। तो हमसे सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर यही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, सही है। 45वां प्रश्न है, अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, ये गलत है, ये 1752 में नहीं लड़ी गई है। कब लड़ी गई? 1749 में लड़ी गई है। दूसरा है, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, ये सही है। तीसरा है, इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूभाग क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शंस क्या है? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला व्यक्ति कौन था? डुप्ले थे। इसके बारे में एक स्टेटमेंट है जेबी मालेसन का। उन्होंने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसने उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अधिक लाभ उठाया। तो जीबी मालेसन का ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। 47वां है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किन स्थानों में लगाया था? ऑप्शंस क्या हैं? सूरत, कोचीन, पुलिकट, कासिम बाजार। तो कहाँ लगाए हैं ये लोग? सूरत में लगाए हैं। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई है? 1664 में हुई है। स्थापना किया कौन है? कॉलबर्ट। उस टाइम शासक कौन था? लुई 14वां। ठीक, और पढ़ते हैं। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो ये सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित हुई है कब हुई है? 1668 में हुई है। ठीक है, और स्थापित किया कौन है? फ्रैंकोइस कैरो। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ऑप्शंस क्या हैं? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई? किसके शासनकाल में स्थापित हुई? लुई 14वें के शासनकाल में। अगला 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? रिसलू, कॉलबर्ट, मजारे, फ्रैंको मार्टिन। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? लुई 14वें का वित्त मंत्री कॉलबर्ट। ठीक, अगला है, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शंस क्या हैं? बंदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो कौन सा स्थापित किया डच? बंगाल में चिंसूरा और श्रीरामपुर। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली थी, जो उड़ीसा में थी। ये स्थापित कब हुई थी? 1627 में। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा, 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पे? कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोर, जुगादिया आदि स्थानों पर। ठीक है, और पहली इनकी कहाँ थी बंगाल में? ये थी पिपली में, जो वर्तमान उड़ीसा में है। अगला है, मिलाना है हमको कि स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो इसका बिमली पटम क्या है? बिमली पटम का हो जाएगा 1641, और कराईकल का 1645, कोचीन का 1663, चिंसूरा का 1653। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शाक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शंस क्या दिया? मतलब ये हमसे पूछ रहा कि फ्रांसीसी दक्कन में सफल क्यों नहीं हो पाए। ऑप्शंस क्या है? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। अगला है, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इनके बारे में एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, वाल्टेयर ने लिखा है। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास शायद ही कोई युद्धपोत बचा था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आप इसके लिए एक ट्रिक याद करिएगा, PDEF। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। बीच में और लोग भी आए हैं, बट मेनली यही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3। सबसे पहले कौन आया है? पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पांडिचेरी पर किसका कब्जा था? फ्रेंचों का। गोवा पे पुर्तगालियों का। ट्रांकेबार पे डेनिशों का। सद्रास पे डचों का। 55वां प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था।
ऑप्शंस क्या हैं? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो पुर्तगालियों को सर्वोत्तम या यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सुरख और अफीम कहाँ से मिलता था? वो मिलता था बिहार से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शंस क्या हैं? बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात, असम। तो अफीम कहाँ उत्पादित होती थी सबसे ज़्यादा? ये बिहार में होती थी। 57वां प्रश्न है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ऑप्शंस क्या हैं? रेशम, काली मिर्च, अफीम, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? वो था अफीम। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय में कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में कौन आया? ये आए हैं फ्रांसीसी। कब आए हैं? 1667 में। 59वां है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शंस क्या हैं? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि डचों ने कहाँ व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? उपर्युक्त सभी। कहाँ कहाँ पे? नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, पुलिकट, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। 60वां प्रश्न है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। हमसे पूछ क्या रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत में देन थी? देखिए, पहला स्टेटमेंट इनका क्या है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। इन अंग्रेजों से पहले अकबर और शेरशाह, कौन कौन? अकबर और शेरशाह ऐसा करते थे। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये भी मुगल करते थे, क्योंकि अकबर के टाइम पे हमको ठीक ठाक तोपें देखने को मिलती हैं। तीसरा है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये पुर्तगाली लाए थे भारत में। तो अंग्रेजों का देन इसमें क्या है? कोई नहीं। आगे है 61वां, एक्सला चापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इसमें दोनों सही है। कि ये देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। एक्सला चापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। 62वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका स्टेटमेंट क्या है? पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन की जनशक्ति का मिलना, ये सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, ये भी सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इस तरह से हमारा आज का लक्ष्य पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के 50 से 60 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।